पाशा साहब कान खोल के सुनिए, भारत में 1996 से पहले कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं था। जब टीएन शेषन आए हैं तब चुनाव का मतदाता पहचान पत्र आया है। उससे पहले कैसे होता था? पूछताछ करिए होता था। और 2003-4 में जब आखिरी बार हुआ है तब तक मतदाता पहचान पत्र के अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं था लोगों के पास, ना आधार था, ना अन्य चीजों के बारे में होता था। फिर ये सर्टिफाई किए गए अटल जी की सरकार के समय में ये डॉक्यूमेंट माने जाएंगे। प्रोफेसर होके ऐसा झूठ और बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए। बताइए ना, बताइए डॉक्यूमेंट का नाम। दाखिल करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट माना गया? इंदिरा जी के जमाने में एक डॉक्यूमेंट बताइए जो वैलिड माना जाता हो कि मतदाता के लिए, बताइए वोटर कार्ड। तो फिर क्यों झूठ बोल रहे हैं? इशू करती है इलेक्शन कमीशन। तब भी इंटेंसिव रिवीजन होता था। अब डॉक्यूमेंट आ गए तो डॉक्यूमेंट के आधार पे होगा। तो कोई कह रहा है कि भैया की सरकार आ जाइए तो फिर भैया की सरकार आ जाइए तो भैया रंगदार हुई जाइए। राजद की सरकार भैया रंगदार भा, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो 10 लाख या 20 लाख नौकरी देंगे तो उनका मनोभाव था 10 लाख या 20 लाख में नौकरी देंगे। पिक्चर चालू करो बे। अगर आप आरोप लगाते हैं कि मतदाता सूची में कुछ गड़बड़ी थी तो उसका निदान क्या है? एकमात्र निदान यही है कि उसका शुद्धिकरण किया जाए। तीसरी बात, ऐश्वर्य कपूर जी, ये लोग वही हैं जो कुछ साल पहले तक कहते थे, कुछ साल क्या, 1 आध साल पहले तक कहते थे कि ईवीएम हैक्ड है, बटन कोई भी दबाओ वोट भाजपा को जाता है। अब मैं दर्शकों से कहता हूं, कॉमन सेंस से सोचिए, अगर कोई ये आरोप लगा रहा है और वो मान रहा है कि ऐसा आरोप सही है कि बटन कोई भी दबाओ वोट भाजपा को जाता है, तो फिर ऐसे में किसी को वोटर लिस्ट में चेंज करने की क्या जरूरत थी? बात तो सही है। अब ईवीएम हैकिंग की बात छोड़ दी, मतलब अब विपक्ष ने स्वीकार कर लिया कि तथाकथित हैकिंग का आरोप झूठा था। अगर उस आरोप में इनके हिसाब से सच्चाई थी तो इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। हकीकत है, मैं पूछना चाहता हूं भाई, वो तब झूठ बोल रहे थे आप ईवीएम हैकिंग पे, या आज झूठ बोल रहे हैं? हकीकत में दोनों ही बार झूठ बोल रहे हैं। वो भी झूठा था, आज भी झूठा है। सही पकड़े हैं। ये हर बार राहुल जी विदेश जाते हैं, इनको बहुत संदिग्ध बात है, कौन बुलाता है, क्यों जाते हैं, क्या सीख के आते हैं, फिर आके यहां कहते हैं। तो मुझे उनके दोस्त हैं, उन्होंने कहा था हम हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, एटम बम फोड़ेंगे, फिर उन्होंने कहा नहीं अभी इतना ही फोड़ा है, अभी आगे और फोड़ेंगे। मुझे लगता है जितनी बार विदेश से जाते हैं, संभवतः, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, एक सहज बुद्धि से कोई भी सोच सकता है कि शायद उनको जितना कहीं से लेके आते होंगे उतना बम फोड़ पाते होंगे, फिर दूसरी किस्त आएगी तो दूसरी फोड़ेंगे। पवन वर्मा जी ने जो एक सुझाव दिया, बहुत अच्छी बात थी। ये आप सलाह विपक्ष को दीजिए कि चुनाव आयोग या किसी भी संस्था के किसी भी घोषणा पर कूद न पड़ा करें। कि अगर मोदी जी कल ये कह दे कि सूरज पूर्व से उगता है, अरे पूरब दिशा तो हिंदुओं में ज्यादा पवित्र मानी जाती है, ये पश्चिम से काहे नहीं बोल रहे हैं? ये सुझाव उनको दीजिए। दूसरी बात जो आपने कही, एक भी घुसपैठिया नहीं निकला। पवन जी, आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, कोई घुसपैठिया जिसका नाम कटेगा वो ये कहेगा मैं घुसपैठिया हूं। भाई साहब, वही डुप्लीकेट नाम के रूप में फंसा रहता है। ये जिन लोगों के नाम दो जगह रहते हैं ना, ये फर्जी नाम पर ऐसे ही तो वोट देते हैं। जुम करो। ऐसा थोड़ी कि बांग्लादेश के एड्रेस के ऊपर उसने अपना यहाँ रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा, वो पहले ताड़ के रखते हैं कि ये लोग दूसरी जगह हैं, ये यहाँ नहीं क्या मकसद था, ये लोग मृत हैं, इसलिए उन्हीं के नाम पे वोट देते हैं। भाई साहब, इतना आप प्रबुद्ध व्यक्ति है, आपको मेरे ख्याल से भली बात ही पता होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह बात स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए। बात तो सही है। इसी मोदी सरकार में रहते हुए, इसी चुनाव आयोग में, भारत के इतिहास की सबसे बड़ी पराजय भारतीय जनता पार्टी को मिली है। आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली थी, दिल्ली में, हमें 3। भारत के इतिहास में किसी राजनीतिक दल को किसी राज्य में 97% वोट मिला हो। आप मुझसे अधिक प्रबुद्ध हैं, आपने राजनीति मुझसे नहीं देखी है, चुनौती से तो बता दीजिए। और नेक्स्ट इलेक्शन में 63 सीटें, ओके, 97% एंड 90%। उसके बाद अब आरोप लगाना, मुझे लगता है ये अपनी बात का खुद माहौल बनाना है। मैं सिर्फ फैक्ट सामने रख रहा हूं। जो गठबंधन अपनी प्रत्याशियों की सूची नामांकन के आखिरी दिन तक तय नहीं कर पाया, जो गठबंधन अपनी सीटों का वितरण की सूची नहीं दे पाया, वो कहता है मतदाता सूची में गड़बड़ है। यह होता है असलियत क्या है, मतलब अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं बाखुदा शक्ल से, तो दर्शक अपने आप खुद समझ पाते हैं। दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, अभी वीआईपी पार्टी के हमारे मित्र बैठे हुए हैं, सुनील सिंह। ऐश्वर्य जी, आपको या पवन वर्मा जी मेरे ख्याल से याद दिला दें, भारत के इतिहास में कोई चुनाव याद है जिसमें डिप्टी सीएम भी प्रोजेक्ट हुआ हो? क्योंकि डिप्टी सीएम की पोस्ट भारत के संविधान में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, वो एक मिनिस्टर की पोस्ट है, और मिनिस्टर को अपॉइंट करने का अधिकार सीएम को होता है। अर्थात सीएम बाद में अपने किसी सहयोगी को डिप्टी सीएम बना सकता है। संवैधानिक दृष्टि से वो मंत्रियों में एक अलग प्रकार, सुधांशु जी, वो उनका मन है, उनको अलायंस। अगर आपने कहा डिप्टी सीएम मतलब सीएम, अब सुधांशु जी वो कहते हैं पिछली बार आप पे भरोसा किया था, आपने उनके 4 विधायक तोड़ दिए, अगला डेस्परेशन में है।
भाई पिछले इलेक्शन में वो आपके साथ थे, आपने उनके चारों के चारों विधायक ले लिए, आपने पूरी पार्टी खींच ली, अब अगला डेस्परेशन में है। मैं जो कहना चाह रहा हूं, नहीं मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन उनका काम है, उनकी पार्टी, उन्होंने अनाउंस कर दिया। कहना चाह रहा हूं संवैधानिक दृष्टि से समझिए। मैं समझ गया, लेकिन आजकल हो रहा है क्या उस संवैधानिक दृष्टि से कहना चाह रहा हूं, उसको समझिए। आप एक हाई मॉरल बात समझिए, मैं जो कहना चाह रहा था आपने सेंटेंस ना काटा होता, दर्शकों अच्छा समझाइए। ओके ओके, विषय ये नहीं था कि पार्टी और मतभेद, यहां विषय ये है कि संवैधानिक दृष्टि से वीआईपी पार्टी ने दिखा दिया कि यदि इनके संभावित ख्वाबों ख्यालों वाले सीएम तेजस्वी जी होंगे तो उनकी पावर की ऐसी तैसी पहले कर दी। देखिए छुटका बड़के पे भारी पड़ गया। राजद जो है इंडी गठबंधन में कांग्रेस से छोटी पार्टी है, उसने कांग्रेस को दबा लिया। वीआईपी राजद से छोटी पार्टी, उसने दबा लिया। हाँ। अब मैं कहना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन को लेकर आपके मन में संदेह है, सुनील जी मैं मान सकता हूं संदेह हो सकता है, पर आप लोगों के मन में किसके चीज को लेकर संदेह नहीं था? जब बालाकोट हुआ तो एयरफोर्स को लेकर संदेह था, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो आर्मी को लेकर संदेह था, जब वैक्सीन आया कोविड का तो वैक्सीन को लेकर संदेह था, फिर जब आप कोई रिपोर्ट आ गई तो एलआईसी को लेकर संदेह था, कहते ना एलआईसी बर्बाद हो गया, स्टेट बैंक को लेकर संदेह था, आपने कहा था एचएएल डूब गया। अच्छा एक चीज बता दीजिए इस पे आपको संदेह ना हो, नंगा करके नहला रहा। और तो और आपने तो राम मंदिर के मुहूर्त पर भी संदेह पैदा कर दिया था। आप लोगों ने कहा था सीए खराब है, एक मुसलमान बताइए इसकी नागरिकता सही है। अरे आपका नेटवर्क खराब था पाशा साहब। ये आपकी आदत है, ये आपकी फितरत है, यहां मुद्दा नहीं है, मुद्दा आपकी आदत है। मुद्दा ये नहीं है कि जो कहा जा रहा है उसमें कितना तथ्य है। सुधांशु जी उनको एक और बात पे शक है कि क्या आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं। वो ये कहते हैं चलो हमारे क्लैरिटी तो है। अच्छा अभी आ रहे हैं पाशा साहब, आ गए, उनका नेटवर्क चला गया था, आ गए वो। पवन जी कमिंग टू यू आफ्टर पाशा साहब। आरजेडी प्रोफेसर अनवर पाशा जी। और पूरे देशवासियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुभकामनाएं पेश करता हूँ। मैं बहुत देर से सुन रहा था आपको और जिस तरह से आपने पूरा नैरेटिव तैयार किया है, आपने जिस तरह से कुछ दिक्कत हो रही है, माफी चाहता हूं मैं, आपका ऑडियो भी खराब है। आपका ऑडियो ठीक होता तो मैं आता हूं वापस आपके पास। रत्नाकर त्रिपाठी जी, रत्नाकर त्रिपाठी ओवर टू यू। रत्नाकर त्रिपाठी जी जूम करो। कितना देर है आपके पास? बोलिए ना, आप अपनी बात रखिए। नहीं अपनी बात रखने में बीच में कूद जाएंगे तो समय बता दीजिए, घड़ी में ऐसे रख दूंगा। अरे नहीं कूद रहा, बोलिए। अच्छा नहीं बताइए ना, समय बोलिए दर्शकों। बोलिए, टाइम इज योर्स, बोलिए। हाँ टाइम इज माइन, ठीक है। तो सबसे पहले देशवासियों को छठ की शुभकामनाएं, और दूसरे जो बहुते झूठी पार्टी के परम झूठे प्रवक्ता महोदय, सांसद महोदय हैं, उनको मैं बता दूं लंकावी वाले केस में। अच्छा 19 नवंबर 2024 को इन्होंने सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रात को 20 तारीख को इलेक्शन था महाराष्ट्र में, और कहा मैं पुष्टि नहीं करता लेकिन ये ऑडियो टेप सुप्रिया सूले और नाना पटोले के बीच का है जिसमें क्रिप्टो करेंसी को लेकर के पैसा आएगा और चुनाव का प्रचार होगा। 12 घंटे पहले इतने झूठे आदमी अगर राहुल गांधी पर आरोप लगाए तो दुनिया जानती है इनकी सरकार आ गई, उस ऑडियो की अभी तक जांच नहीं हुई। क्या बात कर रहे हैं? रही बात दूसरी जो बात सुधांशु जी आप बोल रहे थे, महाराज आपके तो जितने मुख्यमंत्री हैं वो डबल इंजन से चल रहे हैं। अगर वो ये न बताएं कि मेरा प्रदेश मोदी जी का इंजन भी खींच रहा है तो वो हटा दिया जाए। आप हमको बता रहे हैं कि हमने खड़गे जी के संग क्या किया। आधे से अधिक नहीं 90% परियोजनाओं के बटन प्रधानमंत्री दिल्ली से दबाते हैं, वहां लोग खड़े रहते हैं ऐसे कि उत्तर प्रदेश का बटन दब गया, उड़ीसा का बटन दब गया। अच्छा कितना अपमानित करते हैं आप अपने मुख्यमंत्रियों को, कभी आपने सोचा है इस बात को? आप ये नाकारा बताते हैं कि अगर इनको प्रधानमंत्री का सहयोग न मिले तो पूरी तरह से ये नाकारा है। डबल इंजन खींच रहा है, सिंगल इंजन, सारी ट्रेन सिंगल इंजन खींचता है, लेकिन भाजपा का प्रदेश सिर्फ डबल इंजन खींचता है। और जहां तक रही चुनाव आयोग की बात, तो ऐश्वर्या जी कुछ पंजीकृत सदस्य है भाजपा के, कुछ अपंजीकृत है। बोल अपंजीकृत में ज्ञानेश कुमार है। आज ही ज्ञानेश कुमार का स्टेटमेंट देखिए ना, क्या बोला। नाथों पे पूछा जब पत्रकार ने कि जो अनाथ बच्चे हैं उनको आप कैसे रोल करेंगे, क्योंकि आपने मदर फादर ये सब डाला है। स्टेटमेंट रोल बैक करके देख लीजिए, उन्होंने कहा जो अनाथ बच्चे हैं जिनके मां बाप नहीं है, उनके मां बाप कहीं तो होंगे। बीएलओ खोज के उनकी मैचिंग और लिंकिंग कर देगा। गजब स्थिति है। स्वर्ग जाएगा बीएलओ खोजने के लिए अनाथ लोगों के मां बाप को। मैंने नहीं कहा है, ये ज्ञानेश कुमार ने कहा है। और जब आप झूठ बोलते हैं तो उस चीज को याद रखिए कि आपके झूठ को ये जनता भी पूरी तरह जानती है, पूरी तरह जानती है। ओके। सुप्रीम बचाव करे, आप इलेक्शन कमीशन का बचाव करते हैं तब भी जानती है। आपने कहा 67 सीटें जीते, 63, मैं तो यहां कर रहा हूं, रिकॉर्ड पे कर रहा हूं क्या? कि जिस दो आ रहा हूं सुधांशु जी,
जनता से आपके अगेंस्ट होंगे, आप हारेंगे, क्योंकि आधे को 50% से ऊपर को ज्ञानेश कुमार मैनेज करते हैं। हाँ, तो बेसिकली आप अपनी हार पहले ही मान रहे हो। वो घड़ी में वो भी लगा लेते अलार्म क्लॉक, हार कब कब माननी है। अनवर पाशा ऑफ द आरजेडी, प्रोफेसर पाशा साहब, ऑडियो आ रहा है आपको? अगर आ रहा है तो अपना स्पीकर बंद कर दीजिएगा। बोलिए सुधांशु जी, उसके बाद आ रहा हूं। फिर आप मेरी आवाज आ रही है आपको? बहुत बुलंद आ रही है, बोलिए पाशा साहब। ऐश्वर्या जी, हाँ। छठ के पावन अवसर पे तमाम देशवासियों को, आपको पैनलिस्ट को मेरी तरफ से मुबारकबाद और शुभकामनाएं। मैं बहुत देर से सुन रहा था और आपसे भी मेरी शिकायत है ऐश्वर्या जी कि आपने जिस तरह से नैरेटिव तैयार किया, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की। एसआईआर हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है। आपने कहा सुनिए, आपने कहा पानी का नल भी लगता है तो कहता है कि मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। क्या जोक मारा भाई। ये कहीं पे लाइम पोस्ट का लाइट भी लगता है तो मुसलमानों के खिलाफ होता है। किसने कहा मुसलमानों के खिलाफ होता है? भारतीय किसने कहा मुसलमानों के खिलाफ होता है? हाँ, बोलिए। और सुधांशु त्रिवेदी जी ने जब शुरू किया तो ये कहां से कहां लिंक मिला, लंकावी, मालेगांव और कहां कहां, ये सारे तो तमाम जो नैरेटिव आप मुसलमानों के खिलाफ तैयार करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, बात हो रही है एसआईआर पे हो रही है और आपके पास जवाब नहीं है एसआईआर के खिलाफ। जिस तरह से एक तरह से जनता खड़ी है, आपके पास जवाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो आपकी हालत हो गई एसआईआर पे, उसका कोई जवाब आपके पास नहीं है। खाओ मां कसम। ये क्या सच नहीं है? मैं सुधांशु जी को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। आप तो राज्यसभा के मेंबर हैं, जाहिर है आपको ज्यादा ज्ञान होगा। एसआईआर इस देश में पहली बार हुआ इतिहास में। आजादी के बाद से लेकर अब तक कोई एसआईआर नहीं हुआ था। रिवीजन हुए थे, समरी रिवीजन हुए थे, जनरल रिवीजन हुए थे, हमेशा लिस्ट बनती है, हमेशा रिवीजन होता है, ये एक प्रोसेस है 52 से लेकर अब तक। लेकिन एसआईआर पहली बार हो रहा है। आप उठा करके गूगल पे ढूंढ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। एसआईआर स्पेशल रिवीजन जो है ये पहली बार, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पहली बार हो रहा है। आपको कभी डॉक्यूमेंट मांगा गया था आपसे? सुधांशु जी ईमानदारी से बताइए। अच्छा, आपने पिछला इलेक्शन जो दिया था, जो भी रिवीजन हुआ था, आपसे कभी मांगा गया था कोई डॉक्यूमेंट? क्या प्रूफ कीजिए, ये डॉक्यूमेंट लाइए, ये 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट दिखाइए। कभी हुआ था? मेरी लाइफ में तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। कभी मुझसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया। देश के किसी नागरिक से कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया। वो जाता था बीएलओ, गांव जाता था, घर घर जाता था, लोगों से मिल करके घर में पूछता था कौन जिंदा है, कौन मर गया, कौन 18 साल का हो गया, और वो लिस्ट में नाम ऐड करता था। ये वोटर लिस्ट तैयार करने का काम निष्पक्ष रूप से, ट्रांसपेरेंट रूप से इलेक्शन कमीशन का काम है। जूम करो। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पूरे चरित्र को संदिग्ध बना दिया आपने। इलेक्शन कमीशन के बारे में आपकी जो नियत है उससे अंदाजा होता है कि 2023 के दिसंबर में आपने पार्लियामेंट में सारे अपोजिशन के लीडरों को बाहर करके एक बिल पास किया। और बिल क्या था? वो बिल ये था कि इलेक्शन कमीशन के किसी मेंबर पर कोई कार्रवाई, कोई कंप्लेन, कोई भी कार्रवाई कोर्ट में नहीं हो सकती, कोई कंप्लेन कोर्ट में इंटरटेन नहीं हो सकता है। यानी इलेक्शन कमीशन छुट्टा सांड है, चाहे जो चाहे करे, कोई एक्शन उस पर नहीं होगा। इसीलिए इलेक्शन कमीशन इस तरह का रवैया अपनाए हुए। आप इलेक्शन कमीशन, अगर नियत आपकी अच्छी होती तो सुप्रीम कोर्ट के उस मशवरे को मान लेते कि भाई चीफ जस्टिस को होना चाहिए उस कमेटी में जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर को सिलेक्ट करता है। आपने क्या किया? आपने नहीं प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, एक कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे, एलओपी जाए भाड़ में रहे ना रहे, क्या फर्क पड़ता है? मजोरिटी ले लेंगे, आप जो चाहेंगे आप करेंगे, मनमानी करेंगे। तो ये आपकी मंशा उससे जाहिर होती है। रोज अव्वल से इलेक्शन कमीशन का क्या मकसद था? जैसे इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर शुरू किया, बिहार में क्या कहा? हमने 65 लाख लोगों के नाम निकाल दिए। बड़ा अचीवमेंट बता करके निकाल दिया। खाओ मां कसम। कौन थे 65 लाख लोग? क्या वो सब मर गए थे? कौन थे वो 65 लाख लोग? सुधांशु त्रिवेदी इस काउंटर, अनवर पाशा जी, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहा है आपको। सुधांशु त्रिवेदी इस काउंटर, बीजेपी इस काउंटर टू द आरजेडी, बीजेपी का आरजेडी को जवाब आ रहा है। नैरेटिव तैयार करके पूरे देश में एक ऐसी अराजकता, देखिए मैं ओके पाशा साहब का जवाब देता हूं। एक तरह से पैनिक क्रिएट कर दिया और सुप्रीम कोर्ट। पहली बात मैं जवाब देना चाहता हूं दोनों ही हमारे सम्मानित वक्ताओं का, रत्नाकर जी का और अनवर पाशा जी को। रत्नाकर जी को कोई आवश्यकता नहीं थी बिना वजह अंट शंट व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करने की कि बड़का झूठा पार्टी के सबसे बड़े झूठे प्रवक्ता। भाई साहब, एक ही पार्टी है जिसके नेता ने सर्वोच्च न्यायालय में झूठ बोलने के लिए अनकंडीशनल माफी मांगी है। वो कौन है? राहुल गांधी। चौकीदार चोर के मामले पे तो सर्टिफाइड बाय सुप्रीम कोर्ट झूठे पार्टी के प्रवक्ता की बात जो आप कह रहे हैं, आप उस नेता के प्रवक्ता हैं और आपने बात सर अपने मेटर पे बोले, मैंने शांति से सुना, जो बोलना था बोला है। अब सुनो, एक और बात सुनो मेरे भाई, आप सुनिए। जूम करो। फिर आपने पंजीकृत किया। अब ऐश्वर्य जी आप बता दीजिएगा कि ये उन नेता के, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा झूठे साबित हुए नेता के पंजीकृत राष्ट्रीय प्रवक्ता है या अपंजीकृत राष्ट्रीय प्रवक्ता है? जरा इस पर भी मुझे बता दीजिएगा। इसलिए मैं मानता हूं मुद्दे पे बात करनी चाहिए, अंट शंट बात नहीं करनी चाहिए। प्रोफेसर अनवर
पाशा की बात कहना चाहता हूं। वो कह रहे हैं पहली बार हो रहा है, इससे पहले कौन से डॉक्यूमेंट देखे गए थे? अनवर पाशा साहब, FIR ये हुआ था बताइए, पहले, भारत आप में बताइए। चुनाव का डॉक्यूमेंट आया FIR ऐसे कब? हुआ था? आप तो मुझसे ऐसे बड़े, डॉक्यूमेंट कभी अरे मांगे पूरी गए थे? सुनिए तो मैं, जो डॉक्यूमेंट आपने अरे भाई मेरी मांगे बात हैं, तो आप फिर देखिए बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल के इलेक्शन में जो जनता अरे ने धूल भाई। चटाया आपको, गरिमा आप क्या डायरेक्ट कर रहे हो तरीका है साउंडमैन को भाई? बाहर नीचे करने को। आपने अपने टर्न पे बोलिए। पाशा साहब कान खोल के सुनिए, भारत में 1996 से पहले कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं था। जब टीएन सेशन आए हैं तब चुनाव का मतदाता पहचान पत्र आया है। उससे पहले कैसे होता था? पूछताछ करी होता था। और 2003-4 में जब आखिरी बार हुआ है तब तक मतदाता पहचान पत्र के अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं था लोगों के पास, ना आधार था, ना अन्य चीजों के बारे में होता था। फिर ये सर्टिफाई किए गए अटल जी की सरकार के समय में ये डॉक्यूमेंट माने जाएंगे। प्रोफेसर होके ऐसा झूठ और बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए कि जिस जमाने में कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं होते थे तब पूछताछ करके होता था। कह रहे हैं कौन से डॉक्यूमेंट दिखाए गए? तो मैं आपसे कहता हूं 1994 से पहले डॉक्यूमेंट बताइए कौन सा होता था। चलिए आप हमसे बड़े उम्र में प्रोफेसर, बताइए कौन सा डॉक्यूमेंट होता था अनवर पाशा, जिसके आधार पर चुनाव की जांच की अनवर जाती पाशा, थी? बताइए। अनवर पाशा जी बताइए कौन सा ने? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। अनवर पाशा जी बताइए कौन सा डॉक्यूमेंट होता था? अनवर पाशा जी क्या बताइए। आपने कभी कोई डॉक्यूमेंट मांगा गया था? जो 11 डॉक्यूमेंट मांगा गया SIR में, इससे पहले कोई डॉक्यूमेंट जमा किया था आपने? अरे ये 11 डॉक्यूमेंट ही पिछले 25 साल में आए भाई, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। उससे पहले डॉक्यूमेंट ही नहीं होते थे, डॉक्यूमेंटेशन की ऑथेंटिसिटी नहीं होती। बताइए ना, बताइए डॉक्यूमेंट का नाम। दाखिल करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट माना गया? इंदिरा जी के जमाने में एक डॉक्यूमेंट बताइए जो वैलिड माना जाता हो कि ये मतदाता के लिए। बताइए वोटर कार्ड तो फिर क्यों झूठ बोल रहे हैं? इशू करती है इलेक्शन कमीशन। तब भी इंटेंसिव रिवीजन होता था, अब डॉक्यूमेंट आ गए तो डॉक्यूमेंट के आधार पे होगा। क्या सीन है। कोई डॉक्यूमेंट ये तो वही वाली बात हो गई जो वोटर आईडी कार्ड है। कि अगर सुनिए, अगर डिजिटल आता है तो कहते हैं तो पहले कभी आता ही नहीं था। अब डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं थी तो अब डिजिटल हो रहा है। अब फिंगरप्रिंट इस्तेमाल होता है, अब आधार में आपका आई वाला आ गया तो आप कहेंगे पहली बार हो रहा है। अरे नहीं साहब, ये टेक्नोलॉजी के साथ बदल रहा है। पाशा साहब, फिर मैं चैलेंज करके पूछ रहा हूं, जब इंदिरा जी के जमाने में हुआ था या पीवी नरसिम्हा राव समय, डॉक्यूमेंट का नाम बताइए भाई, बताइए। इस तरह के पाशा साहब रिलैक्स, पाशा साहब आप लगातार बोल रहे हैं। अगर आप बता सकते हैं, सुधांशु जी सवाल पूछ रहे हैं, आप उनसे पूछ रहे हैं, वो आपको जवाब दे रहे हैं, आप एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे, कैसे चलेगा? पागल हो गया। सर्टिफिकेट आप बिहार की जनता को बेवकूफ बना रहे थे। बिहार की जनता को हमने सचेत किया, हम सड़कों पर उतरे, उनके अधिकारों की रक्षा की और हम आज विजयी हैं। हमने उनको अधिकारों की रक्षा की। अभी तो वोटिंग जनता हुई थी, हमारी विजय कहां से हो गए? कि हमने उनके वोटर्स राइट को बचाया। और ये प्रोफेसर साहब, अभी तो वोटिंग नहीं हुई। इलेक्शन का इशू है। प्रोफेसर साहब, थोड़ा बड़ा थांबा। इशू है। बेरोजगारी बड़ा इशू थोड़ा है। सा कंट्रोल। क्राइम बड़ा इशू है। सर, अभी तो वोटिंग नहीं हुई, अभी कहां जीत गए? जनतांत्रिक अधिकार बहुत बड़ा इशू है जो मेरे संविधान को पता है मनोज झा जी ने, ओके अनवर पाशा साहब, पवन वर्मा जी, आरजेडी इज ऑन हाई। आरजेडी के सांसद लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट बोल रहे हैं। अभी पता चलेगा। दे आर ऑन अ हाई, दे आर ऑन अ पॉलिटिकल हाई। उन्होंने स्टेट से ही बोल दिया सीएम डेजिग्नेट क्या होता है वो आप सब जानते हैं। ऐश्वर्य जी, देश की जनता अब राजद वाले क्या क्या बोल रहे हैं तो भगवान जाने। ऐसे ऐसे वीडियो चल रहे हैं इस समय बिहार में वो कि excited अगर है। हमारी सरकार आ जाए तो कट्टा सटाइल के उठाए ले जेबे। ऐसा मत बोलिए भाई, लॉ एंड ऑर्डर। मतलब अभी जिसे कहते हैं कि जरा सी अगर इनको आशा भर लग जाए तो अरमान क्या क्या निकल रहे हैं। तो कोई कह रहा है कि भैया की सरकार आ जाइए तो फिर भैया की सरकार आ जाइए तो भैया रंगदार हो जाइए। राजद की सरकार भैया रंगदार पता नहीं क्या क्या चल रहा है। इसीलिए जूम करो ये तो है अब्दुल हवासी जन स्वराज, इसीलिए तो आई है। अनवर पाशा जी वो कह रहे हैं परिस्थिति क्या है, ऑल्टरनेट की आवश्यकता है। अनवर पाशा 30 सेकंड आंसर। परिस्थिति यह है कि बिहार की जनता सबसे गरीब जनता है देश में। परिस्थिति यह गलती है किसकी है? कि बिहार से पलायन सबसे चरम पर है, बिहार में बेरोजगारी सबसे चरम पर है और हम रोजगार देने का वादा कर रहे हैं और हमने 17 महीने की सरकार में दिया नौकरी। रोजगार का वादा सुधांशु द्विवेदी। एंडिंग कमेंट्स। पवन वर्मा कह रहे हैं तीसरे ऑल्टरनेटिव की जरूरत है। वो कह रहे हैं हमने नौकरी दी है, सबको नौकरी दी हमने, सबको दी है कह रहे हैं, और अभी करोड़ों और देंगे सुधांशु जी। एंडिंग कमेंट्स। हर परिवार को नौकरी देंगे, हर परिवार को सुधांशु जी। अभी मजा आएगा ना। हाँ, मैं मुस्लिम का भेदभाव किए बगैर प्रोफेसर साहब को कम से कम ध्यान रखना चाहिए। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे। बिहार की इस समय आबादी है लगभग 13.5 करोड़ और भारत में ऑन एन एवरेज 4.2% पर फैमिली है। 13.5 को आप 4.2 से डिवाइड करेंगे तो 3 करोड़ कुछ लाख आएगा।
23 लाख लोगों के पास सरकारी नौकरी है, तो लगभग आ जाएगा 23 लाख हटा दें तो 2 करोड़ 80 या 90 लाख। और सरकारी नौकरी में मिनिमम सैलरी 30-35 हजार होती है और मैक्सिमम 2 लाख तक जाती है। यानी औसत अगर आप निकाले तो 70-75 हजार के आसपास आएगा पर महीना, मतलब 10 लाख रुपए साल। और अभी तो रुको, अच्छा 2 करोड़ 90 लाख को अगर आप डिवाइड कर दे 10 लाख से तो 29 लाख करोड़ रुपए, और बिहार का बजट है 3,17,000 करोड़ रुपए। पैसा कहां से आएगा? जो इनका भाव है ऐश्वर्य जी वो समझिए। सुधांशु जी भाव तो ठीक है, उनका मीनिंग कुछ और आपने 20-30 लाख 10 लाख या 20 लाख नौकरी देंगे, तो उनका मनोभाव था 10 लाख या 20 लाख में नौकरी देंगे, और 10 लाख 20 लाख में नौकरी देंगे। जमीन तो लिखवा, लेकिन इनके बोलने के चक्कर में जिसको 20-30 लाख लोग तो ऐसे हैं देश भर से जो बिहार में वापस जाने को तैयार है कि भैया सरकारी नौकरी मिलेगी। आप लोग जो वादा कर रहे हैं इसमें भी एक डिबेट करनी पड़ेगी पवन वर्मा जी, सुधांशु त्रिवेदी जी। जो वादाओं वाला इलेक्शन हो रहा है, एवरीवन ऑन एयर, क्योंकि इस बार वादे जैसे हो रहे हैं बिहार के इलेक्शन में, इस पे भी एक डिबेट करनी पड़ेगी। समय कम है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आई नो पवन जी वांट टू स्पीक, रत्नाकर जी समय नहीं है, थैंक यू वेरी मच, माफी चाहता हूं।